So, welcome to lecture number 21. We are continuing our discussion on continuous random variable, and today we will be discussing the last topic that you have to do from this particular chapter, which is exponential distribution. So, concept wise, we will be done with all that is needed to done from the continuous distribution chapter. ठीक है? So, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? More and more problems practice from this particular chapter, and then there are two small topics that are to be done from chapter number 5. वो भी जल्दी ही we'll wrap up. So basically, if you ask me in terms of finishing the course, we will be done with the course. I think I would say by the middle of नवंबर मिड तक हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जो भी हमारे दिन होंगे उसमें हम लोग जो भी हमारी स्केड्यूल्ड क्लासेस हैं उसमें वी विल कीप हैविंग डाउट क्लासेस और प्रैक्टिस सेशंस. ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो है टॉपिक्स कवर करना कॉन्सेप्चुअली दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अस. ठीक है, तो पहले हम लोग मिड नवंबर तक अपना कोर्स रैप अप करते हैं. जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके हॉग बुक से वो भी कवर कर लेंगे. तो मिड नवंबर तक और मे बी मैक्स टू मैक्स 20th नवंबर तक अपना कोर्स पूरा हो जाएगा, और बाकी उसके बाद जितने भी दिन हमारे पास बचेंगे उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा. एंड देन वील कीप हैविंग डाउट क्लासेस एंड प्रैक्टिस क्लासेस टिल योर एग्जाम्स. ठीक है, चलो ओके. सो फाइन, लेट्स सी. सो जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सारा डिस्कशन किया था, वी टॉक्ड अबाउट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू कन्वर्ट वन इनटू अदर, एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है वो सब हमने सीखा. ठीक है, नॉर्मल जो टेबल होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, उसमें उसका यूज करके हाउ डू यू फिगर आउट डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, वो भी हमने सीखा. ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज काइंड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन on earth, based on whatever we will be studying, and you will keep seeing this distribution multiple times. Next semester में starts होगा, वहां पे भी देखोगे, econometrics में भी देखोगे. तो it's not going to leave you anywhere. You'll keep getting normal distribution and again. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिर्फ इस कोर्स के बाद ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा. सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स जो है वो भी बार बार माइक्रो में यूज होगा. अभी जो माइक्रो आप पढ़ रहे हो वो बड़ी बेसिक है, इसके बाद जो माइक्रो पढ़ोगे उसमें बहुत मैथमेटिकल हो जाएंगी सारी चीजें. तो फंक्शन क्या है, कैसा है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ऑल दीज थिंग्स यू विल कीप डूइंग. सो मैथ को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, और स्टार्ट्स को भी बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है. एक्चुअली लाइटली तो किसी को ही नहीं लेना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, so statistics and mathematics will be backbone of everything that you are going to do in economics. ठीक है, चाहे वो मास्टर्स लेवल पे करो चाहे अभी करो. तो ये जो है आपका फाउंडेशन है, जो फर्स्ट ईयर में आप पूरा फाउंडेशन कर रहे हो. ठीक है, अगले सेमेस्टर में आपके जो कोर्सेज होंगे, मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट होगा, स्टेटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट होगा, और आप जैसे अभी आप इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हो, ऐसे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे. तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड साथ साथ में आपका मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स का बैकग्राउंड बन रहा है. दिस इज हाउ योर कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, चलो ओके, इनफ विद द प्लानिंग एंड एवरीथिंग, लेट्स कम बैक. चलो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो अब हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया हुआ है तो हर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ना कोई पीडीएफ होता है. हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पीडीएफ देखा है. तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट्स गोइंग टू बी द डेफिनेशन? कि आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है x. x is said to have an exponential distribution. तो हम बोलेंगे कि x कोई एक रैंडम वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है. कब बोलेंगे? with parameter value lambda, and lambda is greater than 0. ठीक है, हर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ना कोई पैरामीटर है. बाइनोमियल का है n, p. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या है? म्यू, सिग्मा. तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या है? लैम्डा. और लैम्डा जो है एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. ठीक है, इफ तो कोई भी रैंडम वेरिएबल को मैं बोलूंगी कि ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. कब? इफ द पीडीएफ
of the random variable x is follows. अगर इसका पीडीएफ किस तरीके का है, what I am about to write now, ठीक है. सो अगर इसका पीडीएफ इस तरीके का है, ठीक है, कैसा कि जब भी भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तब तो आपका पीडीएफ वैल्यू क्या लेता है, लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है. एंड अदरवाइज इसके अलावा x की जो भी वैल्यूज हैं वहां पे क्या होगा, ये इट्स गोइंग टू बी 0, ठीक है. सो व्हाट डज दैट मीन कि वेन एवर एक्स वैल्यू इज पॉजिटिव, मेरा पीडीएफ ये है, मेरा पीडीएफ इज गोइंग टू बी दिस, मेरी जो पीडीएफ की वैल्यू है वो ये होगी. एंड एक्स के अलावा जो भी 0 के अलावा, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अलावा जो भी पॉइंट्स हो गए, मतलब नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, वहां पे आपका पीडीएफ वैल्यू क्या होगा, 0. तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी रैंडम वेरिएबल फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोइंग एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. ऑल राइट, ये चीज क्लियर हो गई, फाइन. यस मैम. ठीक है, ये इसका पीडीएफ है. अच्छा, हमने क्या देखा है कि भाई हर डिस्ट्रीब्यूशन का फिर मीन भी होता है और उसकी वेरिएंस वैल्यू भी होती है कि नहीं, ठीक है. तो इसकी अगर मीन वैल्यू निकालें इस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अगर निकालोगे तो वो क्या होनी चाहिए, जनरली कैसे निकालेंगे, मैम एक्स मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा एक्स. वेरी नाइस. सो एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और इंटीग्रेशन जो भी आपकी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वहां तक आप कर देते हो, तो वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाती है, राइट, है कि नहीं. और यहाँ पे मेरी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा एक्स, और इधर क्या है एक्स, एंड दिस एंटायर थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स. और यहाँ पे क्या है, मेरा जो रैंडम वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है, 0 to infinity. 0 to infinity, क्योंकि 0 से नीचे तो कुछ वैल्यू हो ही नहीं रही है, राइट. सो दैट्स व्हाट यू विल कीप, ठीक है ना. तो ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस, सॉरी नॉट माइनस, सो ये क्या हो गया, 0 से लेके इंफिनिटी तक, राइट. दिस इज फाइन. यस मैम. यस. वेरी नाइस, ठीक है. तो अब क्या करें फिर बताओ, ये इंटीग्रेशन हमें करना आता है क्या, डू वी नो हाउ टू डू दिस इंटीग्रेशन. मैम आई थिंक लैम्डा कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख. चलो वेरी नाइस, वेरी गुड. लैम्डा बाहर हो गया, कांस्टेंट है, 0 to infinity x e पावर माइनस लैम्डा x dx. मैम ई पावर माइनस लैम्डा एक्स को 1 अपॉन ई लैम्डा एक्स लिख सकते हैं. ओके जी, चलो कर देते हैं, वेरी नाइस, ठीक है. और क्या करें, हैव यू गाइस डन इंटीग्रेशन इन योर क्लास 12, थोड़ा बहुत, यस मैम. है ना. तो यस. आपने ये कॉन्सेप्ट सुना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यस मैम. क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, मैम उसमें आइलेट लगता है. क्या लगाते हैं, आइलेट. हाईलाइट, वेरी नाइस. तो आईलेट क्या होता है, मैम इसमें पहले इनवर्स फंक्शन को वो करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, फिर लॉग फंक्शन को, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल. वेरी नाइस. सो आईलेट का मतलब क्या है, ये एक एक सीक्वेंस है जो आपको क्या बता रही है कि किसको फर्स्ट फंक्शन बनाए, किसको सेकंड फंक्शन बनाए. तो इस सीक्वेंस में जो पहले आ गया उसको फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, जो बाद में आया उसको सेकंड फंक्शन बनाएंगे, ठीक है. आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है. एल मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन, ए मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है. टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. और ई मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल, ठीक है.
ये सारे आपके फंक्शंस हैं, ठीक है। तो जो भी आपका फंक्शन पहले आ गया इस सीक्वेंस में उसको आप फर्स्ट फंक्शन बना दो, जो बाद में आया उसको सेकंड फंक्शन बना दो, ठीक है। तो जैसे मान लो u इज योर फर्स्ट फंक्शन, u इज योर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी, एंड v इज योर सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलता है कि अगर आपको u टाइम्स v इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, लेट्स से dx, दोनों x के फंक्शन है मान लो, तो वो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर Yes, ma'am. दूसरे Second का function इंटीग्रेशन, integration. राइट, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन टाइम्स दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन, Integration. ठीक है, इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन, इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन, ये आपका फॉर्मूला होता है ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो मेरा टॉपिक है, मेरे को जो जो इंटीग्रेशन करना है उस पर ध्यान देते हैं। मेरे को जो इंटीग्रेशन करना है वो एक्चुअली ये है, Yes, ma'am. ठीक है। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, x टाइम्स e पावर माइनस लैम्डा एक्स dx, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताओ इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या, सेकंड फंक्शन क्या। x जो है एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रा मतलब x की पावर कुछ कुछ प्लस माइनस वॉट, या फिर x+2 x+8 whatever, and this is exponential. So what is my first function here, because a is coming in front and e is coming later, so what is my first and what is my second? Ma'am, X is first function. E is second. Very nice. So x is my first function and e पावर माइनस लैम्डा x is my second function, ठीक है। और फिर ये जो मेरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला वो मैं लगा देती हूँ, ठीक है। ठीक है जी, तो फिर क्या होगा, ये किसके बराबर है, पहला फंक्शन एज इट इज, तो मतलब x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस लैम्डा एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस लैम्डा एक्स dx, ये इसका इंटीग्रेशन, माइनस x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 One. Yes, ma'am. टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब e पावर माइनस लैम्डा एक्स dx, और फिर ये जो भी आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज द, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, ये क्या होने वाला है, ये e पावर माइनस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर माइनस लैम्डा एक्स तो एज इट इज रहेगी, और जो भी मेरा कांस्टेंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, राइट, माइनस लैम्डा, है कि नहीं। Yes. Yes, ma'am. और ये इधर x से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या है, ये जो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, e पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, और फिर जो भी चीज है उस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट, यही हो जाएगा, फाइन। Yes, ma'am. ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा एक्स, और इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लैम्डा आप बाहर भी लेके आ सकते हो, प्लस 1/λ, और ये जो ऊपर क्या बच जाएगा, ई पावर माइनस लैम्डा एक्स dx, इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा फिर से, ठीक है। Yes. है ना, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, माइनस एक्स ई पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, एक तो ये चीज हो गई, और फिर इधर क्या हो गया, 1/λ² ई पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है, दिस इज फाइन, Yes. ऑल राइट। अच्छा जी, तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन। अब मेरे को इंटीग्रेशन किसी एक लिमिट के अंदर लेके आना है, तो मेरी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो मैं ये जो Yes. एक्सप्रेशन है इसमें लिमिट कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, Yes. ऑल राइट।
फाइन। तो अब ये क्या चीज हो जाएगी? ओके, वी हैव एक्स हियर ना। हम्म। ओके, सो नाउ यू सी दिस। इसको देखो जरा। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इंफिनिटी वैल्यू डालोगे दोनों जगह, ठीक है, और फिर दोनों जगह जीरो वैल्यू डालोगे, राइट। यस। तो जब आप पहली बार इसमें इंफिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो माइनस एक्स, तो ये इंफिनिटी डिवाइडेड बाय ये ई पावर माइनस लैम्डा एक्स हो गई। यस। ई पावर माइनस लैम्डा एक्स में एक्स की जगह पे इंफिनिटी रखोगे तो नीचे भी इंफिनिटी ऊपर भी इंफिनिटी, यस। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई, राइट। यस। तो अगर मान लो मेरे को जानना है कि ये नंबर कहाँ जाएगा जब एक्स की वैल्यू इंफिनिटी को जाएगी, तो इसके लिए मैं लॉपिताल्स रूल लगा सकती हूँ, यस। है ना। और लॉपिताल्स रूल क्या बोलता है कि भाई अगर आपको लिमिट वैल्यू निकालनी है एज एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर लैम्डा एक्स एंड इट्स कमिंग आउट टू बी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है, तो इसकी लिमिट किसके बराबर हो सकती है, लिमिट एज एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1, 1। और ई पावर माइनस लैम्डा एक्स का ये, यस मैम। राइट। और इसकी लिमिट कितनी आ गई, अब जब आप इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/∞। 1/∞ किसको टेंड करेगा, मैम जीरो को। जीरो को। आपकी लिमिट क्या हो गई, 0, जीरो। ठीक है, फाइन। तो यस। जब इंफिनिटी पुट किया यहाँ पे तो ये 0 को टेंड करेगा, और जब यहाँ पे इंफिनिटी पुट करोगे तो ये किसको टेंड करेगा, मैम कहाँ पर? यहाँ पे। जैसे पहले आप दोनों तरफ इंफिनिटी रखोगे, राइट। यस मैम। यस मैम। इसमें जब आप इंफिनिटी पुट करोगे तो ये किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी अपॉन। सो इट विल बी लाइक दिस ना। जीरो मैम। ये भी 0 को टेंड करेगा, राइट। तो ये भी 0 यस। को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है। तो मतलब मेरा पहला लिमिट लगा के तो इधर 0 आया, राइट, माइनस, यस। फिर मैं 0 पुट करूंगी, है ना, हर जगह। तो जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ही 0, यस मैम। और जब इधर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, मैम जीरो 1/, अल्फा स्क्वायर। सो माइनस 1/λ², अपॉन लैम्डा स्क्वायर। यस यस मैम, लैम्डा स्क्वायर। है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, -1/λ², ठीक है। तो इसका मतलब मेरी ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ऑफ एक्स ई पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, ये कितनी हो गई, 1/λ²। मैम इसके बाद वाला स्टेप नहीं समझ आया, जो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही थी, फिर आपने क्या किया था आगे? इधर यस मैम, इसके बाद से तो फिर मतलब हमें लिमिट से। हमें पता चल गया जब इंफिनिटी रखेंगे तो ये 0 को टेंड करेगा, यस मैम। बिकॉज ऑफ दिस ना, we got to know that it will tend to infinity, it will tend to 0। मैम लॉपिता रूल में डिफरेंशिएट नहीं किया इसको? किया ना, एक्स का डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, ओके मैम। है ना। यस।
ठीक है जी। मैम दोनों का डिफरेंशिएट करके वैल्यू को माइनस करती है, जो जो दो टर्म्स थे। नहीं, हमने देखो, हमारा टास्क क्या था, हमें ये वैल्यू निकालनी थी कि भाई जब यहाँ पे आप x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ये कहाँ जाएगा, राइट। यस मैम। देखा कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। यस मैम। अब ये कहाँ जाएगा, ये तो फिर लिमिट लगा के ही पता चलेगा। यस मैम। तो लिमिट लगाने के लिए हमने लॉपिताल रूल लगाया। ओके मैम। फिर हमें पता चला ये 0 को जाएगा, ये तो यस वैसे ही मैम। 0 को जा रहा है। यस मैम। तो इन्फिनिटी पुट करने पे ये पूरी टर्म 0 को जा रही है, ये हमें पता चल गया। फिर हमने देखा कि अच्छा जब ये लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, और इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस मैम। दैट्स व्हाट वी हैव डन। ओके मैम। ठीक है, तो ये एज अ साइड नोट आप लिख सकते हो। ओके ओके। ठीक है, कि ये हमने अप्लाई किया है बीच में कहीं। ठीक है, ओके जी। तो ये लिमिट आ गई 1/λ²। अब ये कहाँ लिखनी थी, हमने शुरुआत तो यहां से करी थी कि इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/λ²। यस मैम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा टाइम्स 1/λ², राइट। सो हाउ मच इज दिस इज 1/λ। तो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गई एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, 1/λ। 1/λ। तो म्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/λ। ठीक है, फाइन। यस मैम। अच्छा जी, वेरी नाइस। अच्छा, तो ये तो हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब वेरिएंस अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना हो तो वो क्या होगा, कैसे निकालते हैं, ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स होल स्क्वेयर। है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया, ये तो निकाल ही लिया है कि नहीं। अब टास्क क्या है कि ये निकालना है, यस इसको मैम। निकालना है। अब इसको निकालने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 to ∞ x² e पावर -λx, और इधर आगे लैम्डा, और इधर dx, राइट। यस मैम। यस। इसको भी कैसे सॉल्व करना है, अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, कर लेंगे। यस मैम। तो इसको भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके निकालोगे। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, दिस इज -1/λ²। ठीक है, तो आप ये सब जब करोगे तो आपकी फाइनली वेरिएंस की वैल्यू जो है सिग्मा स्क्वायर जिसको बोलते हैं वो क्या आ जाएगी, 1/λ²। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द फाइनल आंसर। ठीक है, यस। ओके। तो स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, √1/λ। 1/λ आ जाएगी। तो यस मैम। मेरी मीन वैल्यू क्या है, बोथ द मीन वैल्यू इज ऑल्सो 1/λ and the standard deviation of the exponential distribution they both equal to what, 1/λ। ठीक है, क्लियर हो गया, यस। वेरी नाइस। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को किसी भी चीज में, नो। चलो ओके, वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा
अब किसी ने मान लो अगर आपको बोल दिया कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको CDF की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होता है? CDF ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो CDF वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका मतलब क्या होता है पहले ये बता दो। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है f ऑफ x कॉमा लैम्डा, इसका मतलब क्या होता है? और मैम जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उसको ऐड कर देंगे तो CDF निकलता है x लेस देन। यही मतलब होता है इसका। यस। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x की निकालनी हो तो मैं अपने PDF को 0 से लेके x तक इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x ऑफ f ऑफ x dx। अच्छा यहाँ पे x ही लिख रहे हैं तो इसको y लिख लो, राइट? और मैम जैसे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में माइनस इन्फिनिटी टू x था फॉर्मूले में, तो वो नहीं लगेगा इसमें? हाँ बिल्कुल, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो मेरी PDF वैल्यू 0 ही है, तो उसको जब इंटीग्रेट करोगे तो 0 ही आएगा, राइट? यस मैम। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जहां से आपके नंबर्स शुरू होते हैं सिर्फ वो उस लोअर लिमिट को ले लेते हैं। ओके मैम। एक्चुअल में हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही करना चाहते हैं या माइनस इन्फिनिटी टू x ही करना चाहते हैं, बट यस मैम। बिकॉज नीचे कुछ था ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, राइट? यस। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो इसलिए हम इसको ओके। डायरेक्टली 0 से लेके और x तक इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ y की वैल्यू कितनी है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में? लैम्डा टाइम्स e पावर माइनस लैम्डा y dy, एंड इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके x तक, राइट? यस। अच्छा तो इसका इंटीग्रेशन आता है क्या हमें? लैम्डा बाहर निकाल लो, 0 से लेके x e पावर माइनस लैम्डा y dy, इसका इंटीग्रेशन आता है क्या? ये तो खाली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e पावर माइनस लैम्डा y डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, और इसकी लिमिट फ्रॉम 0 टू x, राइट? यस। और बाहर क्या मल्टीप्लाइड है? लैम्डा, है कि नहीं? चलो, तो लैम्डा और ये माइनस लैम्डा हम लोग बाहर लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? माइनस लैम्डा। तो इधर मेरे पास क्या बच गया? e पावर माइनस लैम्डा y, और इसकी इंटीग्रेशन मतलब इसकी लिमिट फ्रॉम 0 टू x, राइट? ठीक है, तो पहले यहाँ पे x पुट करो, क्या आएगा? -1, और इधर क्या है? e पावर माइनस लैम्डा x माइनस e पावर 0, राइट? दैट्स व्हाट वी हैव। e पावर 0 कितना होगा? 1। Anything to the power 0 is 1. So this is e power minus lambda x minus 1, right? तो इस -1 को जब आप अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा x, राइट? ठीक है। यस। तो मेरी CDF की वैल्यू क्या हो गई? f ऑफ x कॉमा लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0, जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 है, एंड वेन एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, what is the value? 1 minus e power minus lambda x, right? मैम ये 1 माइनस ई पावर माइनस x। ओके मैम। ये CDF वैल्यू ना यहाँ से, यस। और जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब कोई रैंडम वेरिएबल है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 0। यस। ठीक है, तो दिस इज माय CDF। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया? यस। All right, very nice. Okay, just give me a minute. I just have to check if one topic is there in the syllabus or not. Yes. So there is a property of exponential distribution which is called the memoryless property. मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है
कि आज के पहले जो हुआ अगर वो हमें याद नहीं है तो हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि आगे भी सेम चीज होती जा रही है. आई विल टेल यू व्हाट इट मीन्स, बट लेट मी जस्ट चेक इफ इट्स देयर इन योर कोर्स और नॉट, because I think I saw somewhere that it's not. Okay, just a minute. UGCF, BA Honors, Statistics. हाँ जी, ठीक है. तो MGF should not be done, which we haven't done. ठीक है. Relation between Poisson distribution and exponential, no question will be asked. Okay. Double integration, fine. Negative binomial, no question will be asked. Relation between Poisson and exponential distribution. Okay. ठीक है. So the relationship between Poisson distribution and exponential distribution, there won't be any question which will be asked on this. So this topic is not in your course basically. Okay. Yeah, okay. So fine. ठीक है. We will just do the memoryless property then. All right. Okay, perfect. Okay, so let's see now. There is one property of exponential distribution which is called the memoryless property. Memoryless property of exponential distribution. अच्छा जी, तो अब इस चीज का मतलब क्या है? पहले तो मैथमेटिकली समझते हैं और फिर ये देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा. तो एक तरीके से बहुत ही बेसिक लेमैन टर्म्स में अगर बोला जाए तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई मेमोरी नहीं होती. मतलब आज हम जिस टाइम पे हैं अगर उसके पहले क्या हुआ अगर वो भूल जाए डिस्ट्रीब्यूशन, तो आगे क्या होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन और जो शुरुआत से जो चीजें हो रही थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम है. अब ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं दे विल बी वेरी कंफ्यूजिंग राइट नाउ, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली एंड देन वी विल कम टू दिस. ठीक है. तो बेसिकली मान लो क्या हो रहा है कि मैं ये निकाल रही हूं कि मेरा एक एक्स का रैंडम वेरिएबल है. मेरा एक्स जो है एक रैंडम वेरिएबल है विच इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो मुझे निकालना है कि एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी प्लस टी नॉट होगी गिवन दैट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टी नॉट है. तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि लाइफ टाइम है किसी बल्ब का, मान लो वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि मतलब एक बल्ब कितने टाइम तक जलेगा. ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट बी लिट.
क्योंकि देयर विल कम अ टाइम व्हेन द लाइफ ऑफ दैट बल्ब इज गोइंग टू गो डाउन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर बल्ब जो है T0 टाइम से ज्यादा जलेगा, ये हमें पता है, ये हमें पता चल गया है, तो ये बताओ कि जो बल्ब है वो T+T0 टाइम से भी ज्यादा ही जलेगा। ये मतलब है इस प्रोबेबिलिटी का, राइट? कि अगर मुझे पता है T0 की वैल्यू मान लो 1 साल है, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर एक बल्ब की जो लाइफ है वो कम से कम 1 साल है, तो ये बताओ कि उसकी लाइफ T+1 साल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, राइट? सो बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइफ टाइम is greater than T given that T0 time has passed. तो इनका कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम है T0, इस टाइम तक आपका बल्ब जो है वो जल गया, it was lit till this point, right? So this is my bulb, it was lit till this point, till time T0 my bulb was lit. तो अब ये जानना चाहते हैं कि अच्छा ये T0 टाइम तक तो जल चुका है, ये आगे और T टाइम तक जलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, एंड X इज योर लाइफ टाइम, ठीक है? तो अगर मैं बोल रही हूं कि ये जो बल्ब है ये T0 टाइम तक जल चुका है, तो इसका मतलब जो मेरा लाइफ टाइम है X की वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू T0 ही होगी। अगर मैंने किसी को बताया कि भाई ये बल्ब T0 टाइम तक तो जल रहा था, तो इसका मतलब इसका लाइफ टाइम T0 या उससे ज्यादा ही होगा, यस और नो? मैम T0 तक जल रहा था, तो उसके बाद में जैसे बुझ भी सकता है, उससे हाँ, ज्यादा कैसे? उससे बुझ भी सकता है, तो लेकिन लाइफ टाइम T0 तक तो होगा ना। यस मैम। उसके बाद हो सकता है अगले ही मोमेंट बंद हो जाए, या हो सकता है 2 साल और चले। यस। तो मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि X की वैल्यू T0 होगी या उससे बड़ी होगी, ओके। यही बोल रहे हैं। तो इस ये बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? नो। अगर आपका एक यस। कंप्यूटर 1 साल चला, तो आप यही बोलोगे ना, कंप्यूटर की लाइफ टाइम 1 साल या उससे ज्यादा ही होगी, यस मैम। क्योंकि 1 साल तो वो चल चुका है, ठीक है? अच्छा, तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि वो और एडिशनल T टाइम चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मतलब आप ये जानना चाहते हो कि भाई X की वैल्यू जो है वो T0+T हो, अगर मैं बोल रही हूँ कि वो एडिशनली T टाइम और जलेगा कम से कम, उसकी प्रोबेबिलिटी तो यही होगी, राइट? यस। तो आप एक्चुअली क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आपको पता है कि एक बल्ब T0 टाइम तक जला है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एटलीस्ट T टाइम तक और जलेगा, राइट? यस। ये मतलब है इस चीज का, राइट? ये चीज समझ आ गई? यस। अच्छा जी, तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, अगर इस प्रोबेबिलिटी को निकालना हो तो ये कैसे निकालते हैं? दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यस मैम। हाउ डू Yes, वी ma'am. फाइंड दिस? ओ मैम, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। वेरी नाइस। तो प्रोबेबिलिटी दैट X इज ग्रेटर देन इक्वल टू T+T0, और इस चीज का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? X इज ग्रेटर देन इक्वल टू T0 डिवाइडेड यस बाय व्हाट? मैम, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। X इज ग्रेटर देन इक्वल टू T0, राइट? अच्छा जी, ये बताओ ये कितना है? इन दोनों में कॉमन क्या है कि भाई X जो है T+T0 से बड़ा होना चाहिए, और आप बोल रहे हो X जो है T0 से बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? मैम T+T0 1। T+T0, यस। right? And then divided by probability that X is greater than equal to T0, right? यस। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है? What is this now? Do we know what is this probability? And do we know what is this probability? नो। No, we don't know. Okay, ठीक है। इसको मैं जो ऊपर न्यूमरेटर में, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट X इज लेस देन T+T0, और नीचे वाले को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट X इज लेस देन T0।
ऐसे लिख सकती हूँ, यस मैम। ठीक है, ओके। और ये वैल्यू पता है क्या हमें, ये तो क्या है, पीडीएफ की वैल्यू आ गई, सीडीएफ सॉरी, दिस इज माई सीडीएफ, यस। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ ऑफ टी नॉट, यस। ठीक है, अच्छा जी। और एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट की वैल्यू क्या है, हमने क्या देखा, क्या होता है सीडीएफ वैल्यू, दिस है ना, इट्स एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा, और जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, और नीचे क्या हो गया, 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा टी नॉट, राइट। यस। ठीक है, अच्छा जी। ये 1 में से 1 कैंसिल हो गया, और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या होगा, ई पावर माइनस लैम्डा टी प्लस टी नॉट डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस लैम्डा टी नॉट, राइट। यस। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, कैन आई राइट तो इट, मैम ई माइनस लेमडा ये वाली पावर कहाँ से ली है? ई पावर माइनस लैम्डा, ये कहाँ से आया, यस मैम। इसकी वैल्यू है ना ये, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा एक्स, यस मैम। यस तो मैम। एक्स की जगह पे टी प्लस टी नॉट लिखना है आपको, यस। यस। तो वही किया हमने, यस। यस। समझ आया, यस। ठीक है। तो फाइनली ये आ गया मेरे पास, और मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ई पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। यस मैम। अच्छा, ये जो ई पावर माइनस लैम्डा टी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - 1 प्लस ई पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसे लिख सकते हैं, यस मैम। है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस नाउ, मैम 1 - 1 अपॉन ई लेम पावर ई लेमडा टी। ओके। और इसको मैं कैपिटल एफ ऑफ टी लिख सकती हूँ, यस। तो ये 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ टी हो गया, यस मैम। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, दिस इज माई प्रोबेबिलिटी दैट माई रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, यस। है ना। इतना क्लियर हो गया। तो इससे पता क्या चला कि भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम आई, यस। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों सेम है, राइट। तो ये क्या है, यस। व्हाट इज दिस, दिस इज द लाइफ टाइम, कि भाई आपका लाइफ टाइम जो है वो कम से कम टी है ना। है ना, probability that lifetime is at least t, and what is this, that given that you know you have lived given that you have lived till time t naught, the probability of additional lifetime t, है ना,
है कि नहीं? तो ये प्रोबेबिलिटी कि आपका एडिशनल जो लाइफ टाइम है वो टी हो। राइट? कि मान, मैम मतलब इन दोनों का कहने का एक ही मतलब है कि और टी नॉट से ज्यादा हो ये गिवन डेट है और इसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट दी है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक बल्ब 1 साल तक जल चुका है, ठीक Yes, ma'am. है ना, और आप ये बोलो कि ये अगले 1 साल और चलेगा, मतलब ओवरऑल मान लो आप ये निकाल रहे हो कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई बल्ब जो है 1 साल चलता है कम से कम, तो वो ये होगी, Yes, ma'am. मान लो टी की वैल्यू है 1 ईयर, टी नॉट की वैल्यू है 6 महीना, ठीक है, हाफ अ ईयर, फाइन। तो ये क्या बता रहा है कि भाई मेरा बल्ब कम से कम 1 साल चलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। Yes, ma'am. और ये क्या बता रहा है कि मेरा बल्ब 6 महीने चल चुका है, उसके बाद आप पूछ रहे हो अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बल्ब मेरा 1 साल और चलेगा, है कि नहीं? बल्ब मेरा आधे साल चल चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो अब 1 साल कम से कम और चलेगा, राइट? Yes, ma'am. तो इनका कहना क्या है कि एक बार कोई कहीं तक आपकी लाइफ टाइम चली गई, उसके बाद एडिशनली आप 1 साल और जिंदा रहोगे कि नहीं, वो एग्जैक्टली सेम है कि आप टू बिगिन विद ही पूछ रहे थे कि व्हाट वाज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ टाइम बीइंग एटलीस्ट 1 ईयर। Yes, ma'am. मतलब टी से ज्यादा कितना चला वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं इसमें। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आपका लाइफ टाइम कम से कम 1 साल है, उसकी Yes. प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है किस चीज के, कि आपका एडिशनल लाइफ टाइम 1 साल था, और कि अगर आप ऑलरेडी आधे साल चल चुके हो तो दैट इज इररेलेवेंट, हमारे लिए वो रेलेवेंट है ही नहीं, Okay. है कि नहीं, कि ये टी नॉट की वैल्यू आने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, राइट। Yes, ma'am. दिस इंफॉर्मेशन दैट माई बल्ब हैज बीन लिट फॉर हाफ अ ईयर, दैट इज इररेलेवेंट टू मी, राइट। कि मेरी Yes, ma'am. प्रोबेबिलिटी कि मेरा लाइफ टाइम एटलीस्ट 1 साल है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम, ऑलरेडी वो आधे साल चल चुका है, उसके बाद आप पूछ रहे हो कि अच्छा वो एडिशनली 1 साल और चलेगा कम से कम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका Okay. मतलब आप ये अपने टी नॉट को भूल गए ना। Yes, ma'am. अब ऑलरेडी चाहे आप 50 साल चल चुके हो कि चाहे 75 साल चल चुके हो, ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। Okay, ma'am. इसको Awesome. बोलते हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, दिस इज द मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। मतलब व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन, because the distribution, why is it called memory less property? Because the distribution of additional lifetime is exactly the same as the original distribution of lifetime. ठीक है, तो जो आपकी ओरिजिनल लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है वही आपकी एडिशनल लाइफ टाइम का भी डिस्ट्रीब्यूशन है आफ्टर इट हैज लिव्ड फॉर सर्टेन इयर्स, ठीक है। दिस इज योर मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, फाइन, ठीक है। अच्छा, और इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग लाइफ टाइम, कि मतलब आप ऑलरेडी एक टाइम तक जिंदा रह चुके हो, ठीक है, तो जो रिमेनिंग लाइफ टाइम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन is independent of the current age, कि आप ऑलरेडी कहां तक जिंदा हो उस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी बची हुई लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट। कि ये टी नॉट हमारे लिए इररेलेवेंट था, इसलिए हम बोल रहे हैं क्या कि चाहे मेरा टी नॉट 1 साल था कि 50 साल था कि 100 साल था, ये मेरे लिए इररेलेवेंट है। अगर मेरा एक्स जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो माई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ माई करंट एज, राइट।
इसको बोलते हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। ठीक है, फाइन, क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर। ओके जी, वेरी नाइस। चलो ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली वी आर डन विद एवरीथिंग। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जैसे नॉर्मल रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, एक्सपोनेंशियल रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो वी विल बी डूइंग दैट। अलोंग विद दैट अभी हम लोग क्या करेंगे, एक 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, या 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। चलो 9:15 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो जिसको जिसको जो जो भी डाउट्स है, जो ग्रुप पे भी भेजे हुए थे लोगों ने, तो 9:15 से वी विल स्टार्ट द डाउट्स। ठीक है, fine. Okay, so let's join again at 9:15 and let's start discussing your doubts. So I'll see you guys in 12 minutes. Thank you. के बनाए थे तो मेरे और 24 आउटकम्स आ रहे थे मैम, बट जो सॉल्यूशन है उसमें 16 है, तो मैम कैसे बनाना आउटकम? Okay. So the question is, 4 universities, 1, 2, 3, 4 are participating in a holiday basketball tournament. In the first round, 1 will play 2 and 3 will play 4. 1 will play with 2 and 3 will play with 4. Then the 2 winners will play for the championship and 2 losers will also play. 2 winners will play for the championship and 2 losers will also play. One possible outcome can be denoted by 1, 3, 2, 4. Matlab 1 beats 2 and 3 beats 4 in the first round, and 1 beats 3, okay, and 2 beats 4. ठीक है, okay, fine. 1 beats 2, okay, and 3 beats, okay, okay, fine, fine, ठीक है। तो देखो जैसे बेसिकली क्या हो रहा है, 1 और 2 आर प्लेइंग टुगेदर एंड 3 and 4 आर प्लेइंग टुगेदर। ठीक है, तो इसमें से जो भी जीतेगा और इसमें से जो भी जीतेगा वो आपस में खेलेंगे, और ये जो भी हारेगा और जो भी इसमें से हारेगा वो आपस में प्ले करेंगे। ठीक है, और जो जितना पीछे वो लूज कर रहा है और जो जितना आगे वो विन कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से अगर 1 और 2 प्ले कर रहे हैं, राइट, तो 1 यस could be the winner यस या फिर 2 could be the winner, राइट। यस मैम। 1 अगर विनर है, ठीक है, तो जैसे अब इसमें जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, आपके कितने आउटकम्स आ रहे थे, व्हाट आर यू सेइंग? मैम मेरे 24 मैंने वैसे बना दिया मैम कि 1 को एक प्लेस पे रखा, फिर मतलब ऐसे करके। तो 24 कैसे लाए? मैम जैसे 1 को एक प्लेस पे रख दिया, फिर वो जो बचे 2 3 4 उसे आगे पीछे करा, फिर मतलब मैम 4 2 इंटू को थ्री फिक्स इंटू करके। 2 इंटू 1 ऐसे किया ना? यस मैम। बट ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें इसमें तो ये सारी चीजें भी आ गई, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, राइट, ये है एक यस आउटकम। मैम। इसका मतलब क्या होगा मैम कि 1 ने 3 को बीट किया। 1 beats 2, राइट। मैम इसमें जो इवन है, इवन को बीट करा है, और ऑड को, क्योंकि मैम 1 बीट्स 2 था जो 1 3 2 4 में, ऐसे है मैम। मतलब आप देखो, आप इस तरीके से तो नहीं कर सकते कि 4 into 3 into 2 into 1, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। ओके। यस पहली बात, मतलब इट्स लिमिटेड, इट्स नॉट लाइक कि कोई भी किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। 1 और 2 ओके। में से या तो 1 जीतेगा या तो फिर 2 जीतेगा, एंड 3 और 4 यस में से क्या होगा, या तो 3 जीतेगा या तो 4 जीतेगा, राइट। यस मैम। और अगर इधर से 1 जीता और इधर से 3 जीता तो देन दे विल प्ले, राइट, यस एंड उसमें से जो जीता उसकी टॉप रैंक है, यस राइट। तो कभी भी यस फाइनल्स में
1 और 2 आपस में नहीं खेल सकते ना? नो मैम। नहीं खेल सकते, क्योंकि इन दोनों में से तो फाइनल गेम में एक ही इंसान खेलेगा, यस मैम। है ना? तो इट्स लिमिटेड ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी 24, इट्स गोइंग टू बी समथिंग लेस देन दैट। यस मैम। तो वो जो भी रिड्यूस हो गया वो आपको रिमूव करने हैं, है कि नहीं? और तो मैम जो साथ साथ में लिखने हैं वो जो साथ में खेल रहे हैं उनके नंबर लिखने हैं। मैम एक दो एग्जांपल आप बता सकते। जैसे 1 3 2 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 में से कौन जीता? 1। 3 और 4 में से कौन जीता? 3। और फिर 1 और 3 का जब गेम हुआ तो कौन जीता? 1। ये मतलब है इसका। तो ओके। एक केस हो सकता है कि मान लो 1 और 2 में से 2 जीता, ठीक है, यस मैम। और 3 और 4 में से मान लो जीता 4, यस मैम। और इन दोनों में कौन जीता? 2। यस मैम। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 4 एंड देन वन। 1 और 3 थे, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, राइट? और मैम बट 2 और 3 तो आपस में खेल ही नहीं सकते। हाँ, तो हमने 2 और 3 को खिलाया नहीं है ना। मैम जैसे मैम जो थर्ड पोजीशन पे था वो फर्स्ट वाले के साथ खेल रहा था, तो इसमें मैम फर्स्ट वाला थर्ड के साथ नहीं खेलेगा। ये वाला पैटर्न समझे आप कि 1 3 2 4 लिखने का मतलब क्या हुआ? इन्होंने मैम ये मुझे ऐसे समझ आया कि 1 और 2 आपस में खेल रहे हैं हम्म। और 3 और 4 आपस में खेल रहे हैं और 3 और 1 में से 1 जीता। अगर 1 देखो, 1 और 2 आपस में खेल रहे हैं हमें पता है, 3 और 4 भी आपस में खेल रहे हैं हमें पता है, ठीक है। यस मैम। तो अब इन दोनों में से जो पहले लिखा हुआ है वो जीता है, ठीक है। यस मैम। तो इसमें पहले 1 और 2 में से पहले कौन लिखा है? 1, राइट? यस मैम। तो इसका मतलब क्या है? 1 बीट्स 2 एंड देन 3 बीट्स 4 एंड देन देयर इज अ मैच बिटवीन 1 एंड 3। यस मैम। एंड फिर क्या हो गया? जो 1 और 3 के बीच में जो मैच था उसमें कौन जीता? 1, बिकॉज 1 आगे लिखा हुआ है। और 2 और 4 में यस। कौन जीता? 2, बिकॉज 2 आगे लिखा हुआ है। यस मैम। हो सकता है 1 और 3 के मैच में 3 जीतता, यस मैम। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? 3 1। और यस मैम। 4 के 3 मैच में 1 शायद 4 2। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैम 3 1 2 4 का ये मतलब हो गया ना कि 3 बीट्स 2 एंड 1 बीट्स 4, इसके पहले वाले के हिसाब से। पहले मैच किसके बीच में हो रहा है? 1 और 2 एंड 3 एंड 4, राइट? पहले यस मैम। राउंड में ये फिक्स है, यस। ठीक है। यस मैम। तो ये 1 और 3 अगर लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रंट में, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से 1 जीता और यहाँ से 3 जीता, ठीक है। यस मैम। और फिर इन दोनों में आपस में कौन जीता? जो पहले लिखा हुआ है। यस मैम। ये मतलब है इसका। और मैम जो लास्ट के 2 डिजिट है उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि जो बचे हुए लोग रह गए, यहाँ से 2 हार गया, यहाँ से 4 हार गया। यस मैम। अब इन दोनों के मैच में भी तो कोई ना कोई जीतेगा। यस मैम। जो पहले लिखा हुआ है वो जीता और जो बाद में लिखा हुआ है वो हारा, ओके मैम हम समझ आ। है ना। तो यहाँ पे जो पहले 2 टर्म्स हैं उसमें या तो 1 3 हो सकता है पहली 2 टर्म्स के लिए, राइट, या तो 1 4 हो सकता है, राइट, यस मैम। या तो 2 एंड 3 हो सकता है, या तो फिर 2 एंड 4 हो सकता है। यस मैम। यही 4 पॉसिबल नंबर्स हैं यस मैम। पहली 2 पोजीशंस के लिए, राइट। यस मैम। तो 1 2 वाले सारे पॉसिबिलिटीज गायब हो जाएंगे, यस मैम। 2 1 वाले पॉसिबिलिटीज भी गायब हो जाएंगे, यस मैम। राइट। और फिर जो बाकी बचे उनका आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। यस मैम। इस तरीके से करना है, ठीक है। मैम इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा जैसे?
परमुटेशन या कॉम्बिनेशन? नहीं, बिकॉज यू हैव टू कंसिडर ऑल केसेस ना। ओके। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि पहली पोजीशन के लिए कितने प्लेयर्स हैं, कोई भी दो। यस मैम। पहली यस पोजीशन के लिए दो। मैम, दो ही होंगे। कि या तो यहाँ मतलब पहली पोजीशन में एक्चुअली चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। 1 भी आ सकता है पहली पोजीशन पे, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। यस मैम। लेकिन फिर दूसरी जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए लोग लिमिट हो जाएंगे। यस मैम। यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, राइट। अगर पहली पहली बारी में 1 आ गया तो दूसरी बारी में 2 नहीं आ सकता, क्योंकि यस 1 मैम। का मैच सिर्फ 3 और 4 के साथ होगा, राइट। यस मैम। या फिर अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, इसका मैच सिर्फ या तो 3 के साथ होगा या 4 के साथ होगा, राइट। ओके मैम। यस मैम। वो सारे केसेस आपको कंसिडर करने हैं, ठीक है। ओके। ऑल राइट, ओके जी, यस, गो अहेड। रिद्धि, आई थिंक यू हैड सम डाउट्स। Yes, ma'am. ओके, सो हाँ जी, द पीडीएफ दैट यू सेंट, राइट। Yes, ma'am. Yes, go ahead. Ma'am, I couldn't solve this question. So you had doubt in this integration or something else? Yes, ma'am. ये integration कैसे हुआ? Okay. आपको ये चीज कैसे आई, ये समझ आ गया क्या? So this is actually exponential distribution. We've done this today, in case you want to refer that. Okay, ma'am. तो ये इंटीग्रेशन जो ई पावर माइनस समथिंग एक्स, अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन दिया होता है ना, तो इसका वैल्यू होता है ई पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, एंड देन यू पुट योर लिमिट्स। Okay, ma'am. तो यहाँ पे जैसे इन्होंने एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, तो इधर क्या हुआ, ये वाला नंबर इधर आ गया, एंड देन आपने क्या किया, ये जो ई की पावर्स थी ना, इनको सेपरेट कर दिया, ठीक है। और जो भी कांस्टेंट आया उसको बाहर ले गए, और ये आपके पास अंदर बच गया। और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई पावर माइनस 0.15 एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 0.15, एंड देन यू पुट योर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। Okay, ma'am. तो एक बारी जो आज का लेक्चर है ना, पहले जो अभी हमने किया है, वो एक बारी आप देख लेना, ठीक है। हाँ जी, और बताइए। हाँ, ये भी वहीं से हो जाएगा, जो आज का टॉपिक है ये भी वहीं से हो जाएगा। Ma'am, then in question 3, I had doubt in A part. स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्चुअली क्या है, ये कोई भी एक नंबर है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मतलब इसको मैं मान लो ए लिख देती हूँ, ठीक है। दिस इज 4 टाइम्स ए माइनस ए एक्स स्क्वायर, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो -2 से लेके 2 के बीच में है, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका डायग्राम कैसा दिखाई देता है, हाउ डज इट लुक लाइक। सो जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके का कोई फंक्शन होता तो उसका डायग्राम कैसा दिखाई देता। Downward parabola. डाउनवर्ड पैराबोला, समथिंग लाइक दिस, राइट, ऐसा। और इसमें मान लो मैंने कोई एक नंबर ऐड कर दिया 1, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से हर जगह से, Yes, ma'am. राइट। तो
मतलब ऐसा कुछ हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, y which is f of x is equals to some constant 4 times a minus a times x square, right? तो a times x square जो है, a एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसका डायग्राम भी ऐसा ही दिखाई देगा, समथिंग लाइक सिमिलर पैटर्न, Yes, ma'am. ठीक है। और आपने फिर ये 4a नंबर इसमें ऐड कर दिया, तो ये जो नंबर है ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 4a, this is your y value. Whenever x is 0, y is 4a. And then you can find कि ये वाले दो नंबर्स कहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है। और आपको ये जो डायग्राम है ये कहाँ से कहाँ तक प्लॉट करना है, जब x की वैल्यू 2 से लेके -2 के बीच में, ठीक है। Yes, ma'am. तो आप एक बार ये निकाल लो कि ये पॉइंट क्या है, हो सकता है ये 2 से बड़ा हो, तो मतलब आपको कहीं पे इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और अगर ये 2 से छोटा हुआ, तो मान लो 2 यहाँ पे है, तो आपका जो डायग्राम है वो यहां से लेके और फिर वहां तक बन जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. मान लो जैसे ये 2.2 हुआ और ये -2.2 हो गया, तो मेरा जो डायग्राम है, द रेलेवेंट डायग्राम फॉर मी विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा। एंड इफ इट इज लेट्स से 1.8, तो मेरा जो रेलेवेंट डायग्राम है वो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, एंड दिस विल बी -2 एंड दिस विल बी +2। So you just have to sketch a rough diagram, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ जी, Ma'am, then question 4. हाँ जी बताइए। Let x denote the vibratory stress on a wind turbine blade at a particular wind speed. The article this processes this distribution with PDF. कोई एक distribution है जिसकी PDF दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो तो ये कोई भी एक रैंडम आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, ठीक है, और उसकी पीडीएफ वैल्यू दे दी, और फिर पूछा है कि वेरीफाई दैट दिस इज अ लेजिटिमेट पीडीएफ। तो कोई भी पीडीएफ लेजिटिमेट होता है, उसके लिए क्या चेक करना होता है कि अगर आप -∞ से +∞ f of x करोगे तो वो कितना आना चाहिए, 1। Yes, ma'am. तो यू हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से, इसकी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और ये एक्चुअली इंटीग्रेशन होगा किस तरीके से, यहाँ पे आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। सो हैव यू हर्ड ऑफ द आइलेट फॉर्मूला? Yes, ma'am. So you have to apply that, wherein this will be your first function, this will be your second function. We've done one example of such integration in class today, तो आप वो भी देख सकते हो एक बारी उसके लिए, ठीक है। Ma'am, here theta square is a constant, right? Yes, because it's a parameter value, so it will be treated as a constant, Okay. ठीक है। तो आपको ये इंटीग्रेशन 1 के बराबर दिखाना है, ठीक है। And ma'am, how will we do the B part? बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सपोज थीटा इज 100, अ वैल्यू विच इज सजेस्टेड बाय समथिंग समथिंग। तो आप थीटा की वैल्यू 100 फिक्स कर दो, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा 100 स्क्वायर, और इधर भी 100 आ जाएगा 100 स्क्वायर। तो आपका एक नया पीडीएफ आ गया, और उसके लिए आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज एट मोस्ट 200। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 200, राइट। Yes, ma'am. एंड लेस देन 200, x is at most 200, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 200 हो सकती है। एंड लेस देन 200, प्रोबेबिलिटी दैट x is less than 200, एंड देन एटलीस्ट 200, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट x is एटलीस्ट 200। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी। तो आपको पीडीएफ दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम वट एवर पॉसिबल नंबर्स आर देयर, मिनिमम, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, उस तरीके से करना है। तो वहां पे भी आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। Ma'am, in x less than equal to 200, the upper limit would be 200, but what would we take as the lower limit? दिस वैल्यू, कि x की Ma'am, वैल्यू 0 से बड़ी होगी हमेशा, yes, ma'am. तो लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 200 हो गई। Okay, ma'am.
So, but it is not like it is x is greater than 0. It's not given x is greater than equal to 0. So that doesn't matter. We can take 0 as the lower Yes, limit. yes. Yes, we can. Okay, ma'am. And ये दोनों values तो same ही हो जाएंगी because it's a continuous distribution, right? Yes, ma'am. And then you just find this by doing 1 minus probability of that. And then again, what is the probability that x is between 100 and 200? तो फिर आपको जो integration करना है अपने PDF का वो from 100 to 200 करना है. Yes, ma'am. Understood. तो मतलब बेसिकली क्या है, एक बार इंटीग्रेशन क्या आएगा वो निकाल लो और लिमिट मत पुट करना और बार बार फिर सेम ही प्रोसेस करना है, इसमें भी बस लिमिट चेंज होती जाएंगी आपकी, राइट? Yes, ma'am. एंड देन यहाँ पे भी सेम ही चीज करनी है. गिव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस, तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x, राइट? Yes, ma'am. तो the same integration can work for all these questions. Fine? Yes, ma'am. ओके जी, और बताइए. Ma'am, I was also not able to solve this one. Okay, so basically what is happening here, a family of PDF that has been used to approximate the distribution of income. This has a parameter k and theta. K और theta इसके वो हैं, parameters हैं. Both are greater than 0. The PDF is this. ठीक है, फाइन. तो इसका जो डायग्राम है वो कैसा दिखाई देगा? स्केच द ग्राफ ऑफ दिस. ठीक है, तो कोई भी, अब जैसे ये जो भी होगा, थीटा और के की कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी, राइट? Yes, ma'am. है ना? तो ओके, तो ये जो भी एक्सप्रेशन होगा ऊपर, ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है. Yes, ma'am. तो इसको मान लो a है, डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर k प्लस 1. ये आपका fx है, राइट? है ना? और अब आपको देखना है कि इसका ग्राफ किस तरीके से दिखाई देगा. तो इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा? अब मान लो k की वैल्यू जो है, तो अब मान लो 1/x², इसका डायग्राम कैसा दिखाई देता है? इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, राइट? Yes, ma'am. 1/x³ उसका भी डायग्राम इसी तरीके से दिखाई देता है. सो बेसिकली इफ यू ट्राई टू सी ऑल दीज वैल्यूज, लेट मी जस्ट शो यू. सो बेसिकली मान लो आपका डायग्राम है y इज इक्वल्स टू 1/x रेज टू द पावर p. ठीक है, और p की अलग अलग वैल्यूज आप ले लो. p की वैल्यू अगर 1 होगी तो आपका डायग्राम कैसा दिखाई दे रहा है? इस तरीके से. ठीक है, एंड लेट्स से p वैल्यू इफ यू पुट 2, तो ये क्या हो रहा है? ये इस तरीके से ट्विस्ट होता रहेगा. और जब भी x की वैल्यू 1 है, आपका जो फंक्शन है वो हमेशा 1,1. तो बेसिकली एक ये पॉइंट है 1,1, ये हमेशा फिक्स रहेगा. ठीक है, मतलब 1,1 इस तरीके का ये डायग्राम होगा. बाकी सारे डायग्राम इसी पॉइंट के अराउंड टिल्ट होते रहेंगे, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो आपका डायग्राम ऐसा है, और जैसे ही आपने p की वैल्यू कम ले ली, ये और इस तरफ ट्विस्ट होता जाएगा. बट जनरल शेप क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स, राइट? विद दिस एज वन पॉइंट. दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू. ठीक है, Yes. आपको बस जनरल शेप कैसी दिखाई देती है वो प्रेजेंट करना है विद 1,1 बीइंग कॉमन. ठीक है, ये जैसे जैसे p की कुछ भी वैल्यू चेंज कर लो, ये वाला पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा. बाकी फिर ये ऊपर नीचे ट्विस्ट एंड टर्न लेते रहेगा. ठीक है, and you only have to look in the region where x is greater than 0 as they have specifically mentioned here. ठीक है, fine. Yes, ma'am. Okay, and then उसके बाद क्या लिखा हुआ है इन्होंने?
ठीक है, वेरीफाई दैट द टोटल एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स 1। मतलब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम जीरो से लेके इन्फिनिटी, तो टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। यही मतलब है इसका। Yes, ma'am. ठीक है, सी पार्ट में क्या करना है? इफ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ पीडीएफ फॉर एनी फिक्स्ड बी विच इज ग्रेटर देन थीटा, तो कोई एक वैल्यू ऑफ बी है विच इज ग्रेटर देन थीटा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर दिस प्रोबेबिलिटी। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि कोई भी एक बी वैल्यू है जो थीटा से बड़ी है और आपको ये वाला इंटीग्रेशन करना है। तो मतलब ये जो भी आपका पीडीएफ है, इसकी वैल्यू आपको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करनी पड़ेगी? मिनिमम वैल्यू थीटा है से लेके बी, आपको अपने पीडीएफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी, राइट? Yes, ma'am. एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है कि ये दोनों ही ए और बी नंबर्स थीटा से बड़े हैं, मतलब रैंडम वेरिएबल ये वैल्यू ले सकता है, तो आपको इसका प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अपने डिस्ट्रीब्यूशन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? ए से लेके बी तक, राइट? Yes, ma'am. That's what you have to do. तो थीटा कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, the only thing which is variable is x. So x power k plus 1, 1 upon x power k plus 1 का इंटीग्रेशन करना है आपको with constants coming out. ठीक है, can we do that? Yes, ma'am. Okay जी, yes. What about this? Ma'am, I was facing problem in C and D part. ठीक है, c क्या बोल रहा है? What is the probability that preparation time is within 2 minutes of the mean time? तो आपने मीन निकाल लिया? नहीं मैम, मीन में ही प्रॉब्लम आ रही अच्छा, थी. मीन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है. The time for a lab assistant to prepare the equipments for a certain experiment is believed to have a uniform distribution. तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम, जिसमें ए की वैल्यू क्या है? 25 और बी की वैल्यू क्या है? 35. तो आपका जो जनरल मीन वैल्यू होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या होती है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ओके मैम, आई डिडंट नो दैट. हाँ, तो जैसे इसका पीडीएफ क्या होता है? 1 अपॉन बी माइनस ए whenever x is between b and a, and rest everywhere it is 0, otherwise it is 0. ये होता है आपका पीडीएफ ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. और इससे जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे तो वो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाती है. ओके मैम. ठीक है, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 विच इज 25 मीनिंग 30 विच इज 30, ये आ जाएगी 30. ठीक है, और आपका सी पार्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रिपरेशन टाइम इज विद इन 2 मिनट्स ऑफ द मीन टाइम. तो मीन टाइम के विद इन 2 मिनट्स हो. 2 मिनट्स कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. तो मतलब आपका रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मीन से 2 मिनट ऊपर हो सकती है और मीन से 2 मिनट नीचे हो सकती है. तो बेसिकली एक्स की वैल्यू 32 से लेके 28 के बीच में है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है. ठीक है, वो Yes, कैसे ma'am. निकालेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन दिस एंड दिस, राइट? यस मैम. ये करना है. डी पार्ट क्या बोल रहा है? फॉर एनी ए सच दैट ए की वैल्यू जो है 25 से बड़ी है और a प्लस 2 की वैल्यू 35 से छोटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रेपरेशन टाइम इज बिटवीन a एंड a प्लस 2. तो ये जो a और a प्लस 2 अगर 25 से 35 के बीच में ही लाई करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a और a प्लस 2 के बीच में प्रेपरेशन टाइम है? तो मतलब प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन a प्लस 2 एंड a, ये आपको निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे सेम चीज ही करनी पड़ेगी. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बी माइनस ए गोइंग फ्रॉम a टू a प्लस 2 dx. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, राइट? यस मैम. और बताइए. मैम और नहीं है. चलो, ओके, ऑलराइट, ठीक है. टेक केयर देन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू मैम. टेक केयर, बाय बाय.